जय हिंद। अगर आम से खास बनना है ना तो आपको खास मेहनत भी करना पड़ेगा, वरना लोग चूसेंगे और फेंक देंगे। फिर उसके बाद कोसते रहोगे, आ हमको तो ये प्रॉब्लम है, हमको तो ये नहीं मिला। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बाबू के खाना खिलाने में जो कुछ लोग जो व्यस्त हैं, छोड़िए। चुपचाप आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, वरना कोसने के अलावा फिर कुछ नहीं बचेगा जिंदगी भर। अभी अभी जवानी है, अभी मेहनत करने का समय है, तो मेहनत कीजिए। फिर तो पछताने के लिए तो पूरी जिंदगी काफी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या बोला गया है कि खाद्य संरक्षण यानी फूड प्रोसेसिंग की अगर बात करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग में क्या इस्तेमाल किया जाता है, यानी खाद्य संरक्षण जो फूड प्रोसेसिंग होता है ना उसको संरक्षित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल की अगर बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं किसका, तो बेंजोइक एसिड का। ठीक है। अब ये बेंजोइक एसिड तो यहाँ पे तो आपको पता हो गया कि इसका ये आंसर हो गया, बट यहाँ पे हम क्या यहाँ पे आंसर मार करके आगे बढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। बात करते हैं ये सोडियम कार्बोनेट की। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला की अगर बात करते हैं तो Na2CO3 होता है। और इसको एक और कौन से नाम से जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट को, तो सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो इसे धोने वाला सोडा कहते हैं कि नहीं, तो कहिए कि हाँ, धोने वाला सोडा भी इसी को कहा जाता है, धोने वाला सोडा। ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, Na2CO3, ठीक है, इंटू 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है। चलिए, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो CH3COOH। ठीक है। अगर बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट की, NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर किसे बोला जाता है, तो यही सोडियम नाइट्रेट को आपको क्या बोला जाता है, तो चिली साल्ट पीटर बोला जाता है। ठीक है। यहाँ तक तो पूरा तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले पर चलते हैं। आगे क्या बोला गया कि सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो जो 18वें ग्रुप में जो तत्व है, 18वें ग्रुप में कौन कौन से है, तो एक है फ्लोरीन, एक है क्लोरीन, और एक है ब्रोमीन, और एक है आयोडीन, और एक है स्टैटिन। ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं कि ये फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्लोरीन, देखिएगा चीजों को पहले समझते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है। ये फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ना, दोनों के दोनों क्या है, तो कहिए कि गैस है। ठीक है। और ये ब्रोमीन जो है ना, ये क्या है, तो ये कहिए कि द्रव है। ठीक है, ये द्रव है। और ये आयोडीन जो है ना, ये क्या है, तो कहिए कि ये ठोस है। ठीक है। अब देखिएगा इसकी हम बात करते हैं विशेषता। फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अगर विशेषता की अगर बात करते हैं तो इसकी विशेषता कौन कौन सी है, सर्वाधिक अगर हम बात करते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो ये फ्लोरीन की होती है। ठीक है। अगर यहीं पे दे देता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबका सर्वाधिक किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की अगर हम बात कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पता है किसका होगा, तो ये क्लोरीन का होगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये आयनन क्षमता की अगर बात करते हैं तो आयनन क्षमता सर्वाधिक किसका होता है, तो कहिए कि ये सर्वाधिक आपका फ्लोरीन का होता है। ठीक है। अगर बात करते हैं ये फ्लोरीन की अधिकता से क्या होता है कि फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है, फ्लोरोसिस नामक क्या हो जाता है, तो बीमारी हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, दांत में क्षय वगैरह होने लगता है, दांत क्षय वगैरह होने लगता है। ठीक है। देखिएगा फिर से एक बार हम फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। फ्लोरिस ये फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा बीमारी होता है, तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। ठीक है। इसका आयनन क्षमता सर्वाधिक होता है, विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होता है। ठीक है। अगर बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन से क्या होता है, ये फूलों का रंग उड़ा देता है। ठीक है। ये फूलों का क्या कर देता है, रंग उड़ा देता है। कौन उड़ा देता है भैया, तो ये क्लोरीन उड़ा देता है। ठीक है। अब ये बात करते हैं, ये तो द्रव है ही। ठीक है, अधातु है। आयोडीन की बात करते हैं तो इसमें धातुई चमक होती है। कैसी चमक होती है, तो धातुई चमक होती है। ठीक है। और बाकी इसके बारे में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं करना हम लोग को। तो देखिएगा यहाँ पे तो चीजों को सबको आपको बता दिया। और ये 18वें ग्रुप के जो तत्व है, ये 18वें ग्रुप के तत्व को कौन क्या बोला जाता है, तो कहिए कि हाइड्रोजन तत्व बोला जाता है। ठीक है। आखिर हाइड्रोजन क्यों बोला जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो इसे क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में यानी ऑक्साइड या ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके क्या बनाता है, तो ये लवण बनाता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, तो हाइड्रोजन तत्व बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक क्रियाशील की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, फिर क्रियाशील की अगर हम बात करते हैं तो ये सब कौन होता है, तो ये
फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका तो 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इससे अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो इसे मिटा देते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन बोला कि प्राकृतिक रबर का बहुलक, तो कई बार हमने चर्चा भी किया है, तो देखिएगा फिर से चर्चा कर रहे हैं एक बार। देखिएगा प्राकृतिक रबर होता है और एक होता है कृत्रिम रबर। ठीक है, प्राकृतिक की अगर बात करते हैं और एक क्या होता है, तो क्या कि कृत्रिम होता है। कृत्रिम समझते हैं नहीं, अरे हम लोग जो बनाते हैं, मानव जो बनाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक की अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक होता है आइसोप्रीन। ठीक है, प्राकृतिक की अगर बात करते हैं तो आइसोप्रीन होता है। अगर कृत्रिम की अगर बात करते हैं तो नियोप्रीन होता है। ठीक है, नियोप्रीन ये न्यूयॉर्क शहर से लिया गया है। तो इसका तो आंसर तो हो गया कि आइसोप्रीन, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं ये एथिलीन क्या है और एक है एसिटिलीन क्या है, इस दोनों को पहले चर्चा कर लेते हैं। एथिलीन जो है ना, ये फलों को पकाता है। कहिएगा कि फलों को क्या करता है, फलों को पकाता है। ठीक है, तो कैसे कैसे, तो कहिएगा कि ये प्राकृतिक रूप से। कैसे, तो प्राकृतिक रूप से। ठीक है, अगर ये बात करते हैं तो ये कृत्रिम रूप से भी क्या करता है, ये कृत्रिम रूप से क्या करता है, तो ये फलों को पकाता है। तो कौन, तो ये एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या करता है, फलों को पकाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करते हैं एसिटिलीन का फार्मूला की अगर बात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, C2H2 होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, तो एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अगले पे देखते हैं कि एसिटिलीन का निर्माण कैसे होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड को अगर जल से संयोजित करवाते हैं तो क्या बनता है, तो C2H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, और यही आपका क्या हो गया, तो एसिटिलीन हो गया। अब एसिटिलीन क्या होता है, ये आपको कृत्रिम तरीके से क्या करता है, तो फलों को पकाता है। कृत्रिम तरीके से क्या करेगा भैया, तो फलों को पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिएगा अगर किन्हीं को लगता होगा कि यार शायरी वगैरह इस समय फाजुल की चीजें हैं, आप सीनियर हैं, उस समय पता है किन के लिए होता है, जो नए नए बच्चे आते हैं ना, एकदम मार दिया शायरी एकदम, उनके लिए होता है। ठीक है, आप सीनियर हो, आपको दिखना चाहिए कि हाँ आप पढ़ रहे हो, क्योंकि वो सब आपको फाजुल होगा, टाइम वेस्ट होगा वो सब चीजें। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर तो आप मिल ही गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि देखिएगा कई जगह से इकट्ठा कर करके आपको बताया जाता है, तो समझ रहे हैं कि आपको कितना टाइम बचेगा सो, और रिवीजन भी फास्ट होते चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। देखिएगा 25 में क्या बोला गया है कि गोदूध में पीलेपन, तो पीलापन किसके कारण होता है। ठीक है, यानी जो दूध होता है तो पीलापन किसके कारण होता है, तो पीलापन की अगर हम बात बोलते हैं तो पीलापन किसके कारण होता है, तो कहिए कि कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण। अगर बात करते हैं ये सफेद किसके कारण होता है, तो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण, तो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो सभी को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो गोदूध में पीलेपन का कारण क्या हो जाएगा, तो कैरोटीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 3 हो जाएगा। अगर बात करते हैं दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो दूध की शुद्धता की अगर हम बात कर देते हैं तो इसको क्या किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से। किससे, तो लैक्टोमीटर से क्या किया जाता है, मापा जाता है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अच्छा दूध को पचाता कौन है, पता है। देखिएगा दूध को हम लोग पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, दूध दही में बदल जाता है, और जो रेनिन नामक जो होता है, रेनिन, ये रेनिन क्या करता है, ये पचाता है। ठीक है, रेनिन। अब ये आपको पूछेगा कि अच्छा रेनिन निकलता कहाँ से है, तो आप स्टोमेज के बारे में जानते हैं नहीं। ठीक है, इसको अमाशय बोलते हैं, अमाशय। ठीक है, पेट जिसको कहते हैं, वही से क्या होता है, ये रेनिन निकलता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है। वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, पता है। अब इस वायुमंडल में बात करेंगे सर्वाधिक। ठीक है, अब देखिएगा सर्वाधिक, तो सर्वाधिक तो सभी को पता है कि नाइट्रोजन होता है, तो कहिए कि हाँ ये तो पता है, इसमें कहने की बात क्या है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, 78% होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन लगभग 21% होता है। ठीक है, अगर बात कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है, तो कहिए कि 0.03% होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये देखिएगा
ये अब यहाँ पे अब अगर हम बात कर देते हैं ये इसका आर्गन का, ठीक है, तो आर्गन की अगर बात करते हैं 0.93% होता है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम बात कर देते हैं कि ये वायुमंडल है, अच्छा यहाँ तो हम समझ रहे हैं कि वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल में इनर्ट गैस के बारे में पता है, जानते हैं? तो हाँ हाँ जानते हैं। तो वायुमंडल में इनर्ट गैस पता है कौन कौन रहता है? देखिएगा, रेडॉन। अगर हम बात करते हैं रेडॉन, तो इरोडॉन को काट दीजिएगा। डॉन है ना बेचारा, तो सभी जगह तो अवेलेबल रहेगा नहीं। अरे डॉन सभी जगह अवेलेबल रहता है, तो भाई कि नहीं। तो रेडॉन जो है ना, ये वायुमंडल में नहीं रहता है, ठीक है। और बाकी जितने हैं, बाकी कौन कौन हो जाएंगे? तो अब देखिएगा, हमने याद करवाया था, ये 18वें ग्रुप के तत्व है अक्रिय गैस में, ठीक है। कौन कौन है? हेने, ठीक है, आब, कारी, ठीक है, ऐसे रह, ठीक है, याद हो रहा है ना? हेने, आबाकारी, ऐसे रह, ये सभी के सभी जो है, ये सभी के सभी कौन सा गैस है? तो इनर्ट गैस है। अभी हमने क्या चर्चा किया कि भैया ये रेडॉन है ना, देखिए नीचे है ना, ये रेडॉन जो है ना, ये रेडॉन वायुमंडल में ना रहता है। समझ में आया? ये वायुमंडल में क्या होता है कि ना रहता है। तो कहिए कि अच्छा रहता कौन कौन है? तो देखिएगा, अब बाकी जितने भी जो बच रहे हैं, ये सभी के सभी यहाँ से, ये सभी के सभी वायुमंडल में रहते हैं। तो ये आहा, यहाँ तो समझ में आ रहा है। तो चल ठीक है, वायुमंडल में रहता था। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठना चाहिए, बोले क्या? तो क्या ये कि अच्छा ये सभी तो रहते हैं, तब बताइए कि इसमें से कौन जो है जो सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में रहेगा? तो बस यही चीज को तो पकड़ना है। यही जो आर्गन आपका है ना, आर्गन, यही वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में रहता है, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में कौन रहता है? तो यही आर्गन रहता है। तो आप देख रहे हैं कि आर्गन का परसेंटेज कितना है? तो 0.93% भेजा में घुस रहा है, ठीक है। चलिए अगले पे देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि साधारण नमक का रासायनिक नाम लीजिए। अब ये तो हमारी आलिया भट्ट भी बता करके निकल जाएगी। और जो बच्चे नहीं बताएंगे ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सिफारिश करेंगे कि उनको भारत रत्न दे दिया जाए, ठीक है। कहा पाएंगे, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कहिए कि सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी NaCl, ठीक है। अब ये NaCl, कोई बच्चे क्या होते हैं ना कि कोई बच्चे, या गर्मी के सीजन में आपने देखा होगा कि कोई बच्चे होते हैं या कोई व्यक्ति भी होते हैं, वोमिटिंग वगैरह करते हैं, तो उसको क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, यानी निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है। अब ये निर्जलीकरण में क्या होता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाएगी भैया, तो उसके लिए आप क्या क्या इलेक्ट्रिक पाउडर लेते हैं, नहीं नींबू पानी लेते हैं कि नहीं? तो बस इसीलिए लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला है कि स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आसान क्वेश्चन, एकदम फुल टॉस है, ठीक है। सभी लोग को पता है कि कौन सा बैटरी किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, स्टोरेज बैटरी की जब बात आ जाता है, बैटरी में कौन सा, जैसे में बैटरी जो होती है, ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है? तो कहिए कि ये रासायनिक ऊर्जा को ना, ये विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें? तो कहिए कि विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। किसमें? तो कहिए कि विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। बैटरी बोलिए या तो सेल बोलिए, ठीक है। किसमें बदल देती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इतना तो पता है। चलिए आगे देखते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से कौन नॉन फेरस, देखिएगा चीजों को पहले समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? दो बार लगा हुआ, ठीक है। एक है नॉन, जैसे में फेरस कौन होता है? लोहा है, ठीक है। लोहा को ना फेरस बोलते हैं। अब बात करिए कोबाल्ट, निकल, ये सब जो है ना, ये कभी कभी पता है, ये कभी कभी अति हो जाते हैं, मिश्र धातु भी हो जाते हैं। तो इसको आप फेरस की कैटेगरी में नहीं लेकर के चलिए अभी, ठीक है, क्योंकि लोहा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो नहीं है, पहले तो फेरस। अब फेरस क्या है? तो फेरस में आपको तो लोहा दिखेगा, तो कहेंगे हाँ ये दिखेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में नॉन फेरस, और फिर उसके बाद में एक ठो और नहीं लगा दिया है, ठीक है। यानी फेरस तो ये तो है, और फिर उसके बाद में कहा कि नहीं है, यानी नॉन फेरस, ठीक है। और फिर एक ठो और लगा करके कहा कि नहीं है, तब कौन हो जाएगा? अरे ये सब तो क्या है? ये सब तो आपको नॉन फेरस है, और फिर उसको नहीं लगा करके कर दिया, तो फिर हो जाएगा ना। तो पूछा क्या गया है कि नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिएगा, एक दो बार इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा ना, 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा यहाँ नहीं 2 बार जो लगाया है ना, इसलिए बच्चा घूम गया है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या क्या बोला गया है कि खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? खारा पानी, ठीक है, खारा पानी समझ रहे हैं ना। तो खारे पानी, जिसमें समुद्र का पानी खारा है,
तो उसमें किस चीज का मात्रा सर्वाधिक होगा? तो कहिए कि सर्वाधिक मात्रा तो उसमें कह देगा सोडियम क्लोराइड का होगा। तो हाँ बिल्कुल सोडियम क्लोराइड का होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कैल्शियम भी होते हैं उसमें। ठीक है, तो अगर दोनों ऑप्शन दिया गया है, अब पता ना कौन सा आंसर बोर्ड सही करता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी की अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न प्रकार से। अब देखिएगा, जैसे में हम हमें क्या पढ़ना है कि अब दो तरह के होता है, कठोर एगो होता है अस्थायी। यानी हम पहले अभी वाटर को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? वाटर की, तो देखिएगा चीजों को समझिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिएगा वाटर की अगर हम बात करते हैं, उग नहीं रहा है भैया, यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ये ले लिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वाटर की, अगर बात कर देते हैं तो वाटर कितने तरह के होते हैं? तो कहे कि 2 तरह के होते हैं। अच्छा पता है? तो क्योंकि हाँ बिल्कुल पता है। कौन कौन आपके दिमाग में उठेगा ना? तो कहे कि एक होता है हार्ड वाटर, ठीक है, और एक होता है कौन सा वाटर? तो कहिए कि सॉफ्ट वाटर। ठीक है, सॉफ्ट वाटर एक होता है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर बोले तो मृदु जल, और एक ठो क्या होता है? तो कहिएगा कि ये होता है आपका कठोर जल। ठीक है, एक होता है क्या आपको? कठोर जल। आपके दिमाग में उठेगा कि अच्छा ये कहते किसे हैं भैया, सॉफ्ट वाटर और ये हार्ड वाटर? तो देखिए ये होता है ना, ये झाग उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन ये सॉफ्ट वाटर जो है ना, ये झाग उत्पन्न करेगा। लेकिन अब समझ में, अरे झाग जो फेन वगैरह जो उत्पन्न हो जाता है ना, उसी में, यानी इसमें डालने पर ये कौन हार्ड वाटर जो होगा जो झाग उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन ये जो होगा ना ये झाग उत्पन्न करेगा। ठीक है, सॉफ्ट वाटर। अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि ये हार्ड वाटर में क्या होता है कि कैल्शियम और उसके बाद में क्या? मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिर उसके बाद में क्या? फिर उसके बाद में सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट और बाइकार्बोनेट की क्या होते हैं? इसमें घुले होते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? इसमें घुले होते हैं। किसमें? तो आपको हार्ड वाटर में। ठीक है, हार्ड वाटर में आखिर हार्ड वाटर कैसे हो गया, यानी कठोर जल कैसे हो रहा है? इसमें कैल्शियम भी घुला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में मैग्नीशियम भी घुला हुआ है, सल्फेट, और फिर उसके बाद बाइकार्बोनेट भी क्या हुआ है? इसमें घुला हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक कठोर जल भी 2 तरह के होते हैं। कहिए कि अच्छा 2 तरह के होते हैं? तो कि हाँ, यानी हार्ड वाटर की अगर हम बात कर देते हैं तो ये हार्ड वाटर कितने तरह के हो जाते हैं? 2 तरह के। तो कौन कौन? तो एक होता है अस्थाई। ठीक है, एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। समझ गए? अस्थाई अवस्थाई तो समझ में आ गया, टेम्परोरी। अब देखिएगा अस्थाई की अगर हम बात कर देते हैं तो ये अस्थाई, जैसे में अब इसमें तो पता हो गया ना कि हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर इसमें क्या रहेगा कि यानी खारा होगा। खारा होने के साथ साथ में कैल्शियम मैग्नीशियम भी रहेगा इसमें। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं कि अस्थाई कठोरता की अगर हम बात कर देते हैं तो अस्थाई कठोरता में अगर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होंगे, तो देखिएगा इसमें कैल्शियम भी होगा और उसके बाद में मैग्नीशियम भी होगा। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड होंगे और फिर उसके बाद में सल्फेट के लवण होंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही होगा, सल्फेट के लवण होंगे, इतना ही होगा। कितना? तो कैल्शियम, फिर उसके बाद में मैग्नीशियम, फिर उसके बाद में क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड के क्या होंगे? सल्फेट, और फिर उसके बाद में सल्फेट के लवण होंगे। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड होंगे, फिर उसके बाद में सल्फेट के लवण होंगे। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं कि अच्छा अस्थायी कठोरता है, अबे हम इसको क्या करना चाहते हैं? आखिर इसको हम क्या करना चाहते हैं? इसको अस्थायी कठोरता को हम दूर करना चाहेंगे। तब दूर करना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या इसमें मिलाएंगे? तो अगर मिलाने की अगर बात कर देते हैं तो यही सोडियम कार्बोनेट हम मिलाएंगे, और क्या मिलाते हैं? तो जियोलाइट। ठीक है, ये जियोलाइट 2 तरह की आप चीजें मिला सकते हैं, या इसको आप उबाल करके भी कर सकते हैं। ठीक है, उबाल करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो विधि है यानी अस्थायी कठोरता दूर जो कर रहे हैं, इस विधि को परम्यूटेड विधि कहते हैं। कौन सी विधि? तो परम्यूटेड विधि। कौन सी विधि? तो इस विधि को परम्यूटेड। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही उठ फुट के आकर के यहाँ पे आपको लेक्चर झाड़ दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सब पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, इसीलिए हम आपको बताते हैं। वरना क्या जरूरी है केवल आंसर मार करके निकल जाएंगे, कोनो फायदा नहीं है। ठीक है, दिमाग में घुसबा ही नहीं करेगा तो फायदा कुछ है। आप 5000 क्वेश्चन का नहीं बना लीजिए। ठीक है,
अब यही बात कर देते हैं अस्थाई की। तो अस्थाई की अगर हम बात कर देते हैं तो अस्थाई में कौन होगा, तो कहे कैल्शियम होगा और मैग्नीशियम होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होंगे, तो कहिए कि बाइकार्बोनेट होंगे। क्या होंगे, तो बाइकार्बोनेट। अब देखिएगा बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। हमने बताया कि निमोनिक मेथड अप्लाई होगा हमेशा। देखिएगा अस्थाई यानी अस्थाई मतलब समझ में आ रहा है, ठहर नहीं रहा है, कभी यहाँ बैठ रहा है कभी वहां। अरे आप कहीं पे जा रहे हैं, कभी छरमत्तुर की तरह इन्हें उन्हें लबर लबर कर रहे हैं, देखें इसमें कुछ लड़कन जाता है तो इन्हें उन्हें लबर लबर करते रहता है, यानी अस्थाई, अस्थाई रूप से बैठा नहीं है। तो अस्थाई रूप से बैठा हुआ है, नहीं तो कहते ना घर पे जाते हैं एकदम बाई समाइल है एकरा। हम लोग की भाषा की अगर बात करते हैं तो बोलता है ना कि एकदम बाई समाइल है। तो अब समझ में आ गया, जैसे ही अस्थाई दिमाग में आएगा, अच्छा दिमाग में खड़े, अच्छा बाई समाइल है उसको, तब ना वो अस्थाई नहीं है, यानी अस्थाई है। समझ में आ गया। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होंगे इसमें, तो बाइकार्बोनेट होंगे। पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो हमको उपचार अगर करवाना है, यहाँ पे लिख देते हैं उपचार, ठीक है। ठीक है, उपचार, उपचार मतलब समझ जाएंगे ना, ये दूर करने के लिए अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए भैया इसको लिए भी आप सोडियम कार्बोनेट आप मिला दीजिए। ये यानी सोडियम कार्बोनेट से अस्थाई कठोरता भी दूर हो जाएगी और अस्थाई कठोरता भी दूर हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज आपको और बताते हैं, ठीक है। ये वाटर जो होते हैं ना, ये वाटर का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैसे लिखाएगा जी, अच्छा डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जो होता है ये सर्वाधिक होता है, नियतांक, ठीक है। ये डाई इलेक्ट्रिक नियतांक क्या होता है, तो सर्वाधिक होता है। इसीलिए इसका विलायक जो होता है, जल का विलायक सर्वाधिक होता है। समझ में आया, जल का विलायक क्या होता है, तो सर्वाधिक होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि जल सर्वाधिक विलायक है, क्यों, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक नियतांक इसका क्या होता है, सर्वाधिक होता है, इसीलिए इसका क्या होता है, तो विलायक सर्वाधिक होता है। समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन और बता देते हैं, शुद्ध जल के बारे में जानते हैं, नहीं तो देखिए हाँ भैया जानते तो हैं। तो शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होगा जी, तो कहिए कि भैया आप बताइए। तो शुद्ध जल जो होगा ना, ये विद्युत का कुचालक ना होगा। विद्युत का क्या होगा, तो कुचालक होगा। हमने ना बोल दिया, विद्युत का क्या होगा, तो कहीं कुचालक होगा, यानी इससे करंट प्रवाह नहीं होगा। और वही अगर इसमें अम्ल वगैरह इसमें मिला हुआ है, तो यानी अब जैसे में आप इसमें आप NaCl मिला दीजिए, फिर उसके बाद में आप लाइन प्रवाहित कीजिए, समझ में आ जाएगा, एकदम 440 वोल्ट का लगेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर तो समझ में आ गया। तो अब देखिएगा पूछा गया था क्वेश्चन, देखिएगा इस तरीके से एक जगह हमने कर दिया है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक जगह आपको इकट्ठा मिल जाएगा, ठीक है, ले लिए होंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन पर आते हैं, क्या पूछा गया है कि कहाँ गया था जी, हाँ धातुओं के सल्फेट के कारण, ठीक है, हाँ कौन से धातु के सल्फेट के, धातुएं तो है ना कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण पानी के अस्थाई खारेपन, देखिएगा ये अस्थाई है, ये कठोर है। अब ये कठोर में हमने अस्थाई यहाँ पे लेके चलाया, देख रहे हैं ना यहाँ पे अस्थाई पे लेके चलाया, ठीक है। खारेपन को दूर किया जा सकता है, तो उपचार के लिए हमने बताया था क्या, सोडियम कार्बोनेट। तो क्या यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जीएलआईट दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनाइएगा तो ज्यादा दिन तक रहेगा। जैसे मैं टॉपिक किसी को कंप्लीट नहीं रहता, सिर्फ क्वेश्चन खेलते हैं, अरे भैया 2000 क्वेश्चन बनाएंगे ना, दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा। भैया आप कुछ कर लीजिए, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे ना तब तक क्वेश्चन खेलते रहिए, कुछ फायदा नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करने के साथ में क्वेश्चन से खेलिए, तब मजा आएगा ज्यादा, ठीक है। चलिए अब जैसे में क्या होगा, जो पढ़े हुए व्यक्ति होंगे उनको रिवीजन भी हो गया, और फिर उसके बाद में हमने क्या किया कि एक टॉपिक बना दिया। अब जो बच्चे लिखना चाहेंगे एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया, निम्न में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में, बेहोश समझते हैं, और ऑपरेशन वगैरह होता है नहीं, जिस तो फिल्म वगैरह में देखते हैं कि एकदम आता है रुमालवा से झक लेता है, ठीक है, और उसके बाद में गाड़ी पे उगला भनमा जो होता था मिथुन वाला, ठीक है, याद आ रहा है कुछ, उगला पर लाद करके लेके चल जाता था, क्या है, तो उसके लिए क्या किसका इस्तेमाल करता है, या डॉक्टर वगैरह जो होते हैं ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसको इस्तेमाल क्या करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा की मात्रा की अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रचलित होता है वो है तो आपका कौन, तो क्लोरोफॉर्म होता है। इसको एनेस्थेसिया भी बोलते हैं, यानी निश्चेतक। इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बेहोश तो बोल दिया, यहाँ पे बोल देता कि निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, निश्चेतक, ठीक है, निश्चेतक। एनेस्थेसिया की अगर बात करते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो ये क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया कि ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। देखिएगा ब्राउन रिंग परीक्षण की अगर बात करते हैं तो एक जैसे समझिए एक टेस्ट है, ठीक है। अब ये टेस्ट में किसका
मतलब कि विश्लेषण किया जाता है। अभी इसमें तो कुछ हमको अब समझाना की बात नहीं है। जैसे में है 12th का टॉपिक है, तो 12th का टॉपिक है तो काफी बड़ा है, और उस चीज को अगर आप यहाँ पे पढ़िएगा तो एग्जाम तो खैर निकलेगा नहीं। तो समझ ही रहे हैं कि आप लोग को एग्जाम निकालना है, आपको पंडित नहीं बनना है पढ़ करके, ठीक है। अब देखिएगा ब्रॉन रिंग की अगर बात कर देते हैं, तो ब्रॉन रिंग परीक्षण से किसका विश्लेषण किया जाता है, तो कहिए कि नाइट्रेट का विश्लेषण किया जाता है। किसका, तो नाइट्रेट का विश्लेषण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। अब देखिएगा गैस के नियम की बात कर देते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है। बॉयल का नियम, तो बॉयल का नियम में वीआईपी बॉय आपको पता है, तो कहिए कि हाँ वीआईपी बॉय पता है, ठीक है। जैसे ही बॉयल बोलेगा वीआईपी बॉय को एकदम पकड़ लीजिएगा, ठीक है। यानी ये वैल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके होते हैं, तो प्रेशर के होते हैं, ठीक है। तो ये तो किससे संबंधित है, तो गैस से संबंधित है, ठीक है। चार्ल्स का नियम, तो चार्ल्स टीवी देख रहा है, टी समानुपाती भी, टीवी देख रहा है, ठीक है। गेलुसांग का नियम, ये तो पता ही है, गेलुसांग का ये गैसों से संबंधित है। फैराडे का नियम है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, समझ गए। तो यही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आग बुझाने वाली गैस की अगर हम बात करते हैं, तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो आग किससे बुझाया जाता है, तो कहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आसान आसान क्वेश्चन ये सब पूछा गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो कहिए कि 78% है, ठीक है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये क्या होता है कि जैसे में अगर कोई व्यक्ति है किसी बंद कमरे में क्या कर रहा है कि अगर जला दिया है, ठीक है, और खुद घर में बैठा हुआ है, तो समझिए कि उस व्यक्ति का जो मृत्यु एकदम निश्चित है कि उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है, यानी खट्टा के बाद बोला गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सिरका की अगर हम बात करते हैं, तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में आपको एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और अम्ल जैसे ही आ गया आपके दिमाग में एकदम घंटी बजना चाहिए कि अरे भैया अम्ल तो खट्टा होवे करता है। अम्ल क्या होता है, तो कहिए खट्टा होता है। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहिए कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, इसका क्या होता है, तो फार्मूला होता है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है, तो खट्टा होता है। अम्ल के अभी देख ही रहे, अम्ल मतलब क्या, खट्टा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर, या देखिएगा अगर हम बात करते हैं चीनी की, तो चीनी की अगर बात करते हैं तो C12H22O11 इसका क्या होता है, तो सूत्र होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया, ठीक है। चूना की अगर बात करते हैं, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा, ठीक है। तो खाने वाला सोडा, अब देखिएगा खाने वाला सोडा, तो NaHCO3 ये होता है क्या, इसका बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा यानी सोडियम, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट। अरे खाना वगैरह खा करके बाय बाय करिएगा नहीं, अरे खाना वाना खा लीजिए फिर उसके बाद बाय बाय करके निकल दिए, ठीक है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट याद रहेगा। चलिए, और धोने वाला सोडा तो पता है ना, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये क्या हो जाता है, तो ये वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगले देखते हैं, क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब एक बात बताइएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, रटवाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं रटवाएंगे, ठीक है। देखिएगा अगर कोई बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिए होंगे। अब देखिएगा बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि जो सर्वाधिक क्रियाशील रहेगा, क्रियाशील मतलब समझते हैं एकदम भाग जाए वाला तुरंत, ठीक है ना, एकदम बाहर आ, जैसे में जो सबसे ज्यादा बिगड़ रहता है उसको अकेले में कभी छोड़ा जाता है, तो कहे कि ना भैया, अब नहीं समझ में आया। जैसे में कोई अपराधी है, सबसे ज्यादा बिगड़ल हुए है, तब पता है कि उसको एकदम कितना सिक्योरिटी के साथ में ले जाया जाता है, लाया जाता है, बस उसी अनुसार में ये समझिए। जो जैसे में क्या होगा, जो सर्वाधिक क्रियाशील होगा, तो सर्वाधिक क्रियाशील होगा तो वो क्या मुक्त अवस्था में रह पाएगा, रखेंगे उसको तो कि ना भैया वो तो रह भी नहीं करेगा। बस इसी तरह से आप यहाँ पे आप लगा लीजिए दिमाग, ठीक है।
देखिएगा बताते हैं क्या, सर्वाधिक क्रियाशीलता एक क्रम में ही बता देते हैं, ठीक है ना, क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है, क्रियाशीलता का क्रम याद कर लीजिएगा, क्रियाशीलता क्रम, ठीक है। ऊपर में जो रहेगा सर्वाधिक क्रियाशील होगा, ठीक है। कौन कौन होगा, तो पोटेशियम हो जाएगा, क न का, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम और उसके बाद में कैल्शियम, कन का Mg हो गया, यानी मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, क न का मांगे आलू है Ag और A, ठीक है। देखिएगा फिर से एक बार हम निमोनिक, जिसमें इसमें क्या है बताते हैं, कन का मांगे आलू जैसा फल, और ला गया ना फल, तो एल से लेड कर देंगे, ठीक है, लेड यानी पीबी, सीसा है, तो से तांबा, ठीक है, पर, ठीक है, सिंगल, सी से सिल्वर और एल से गल यानी गोल्ड, ठीक है, गल का मतलब गोल्ड। ये ऊपर की अगर हम बढ़ते हैं तो सर्वाधिक क्रियाशील है, क्या है, तो कहिए कि सर्वाधिक क्रियाशील है। अब सर्वाधिक क्रियाशील है भाई साहेब, तो सर्वाधिक क्रियाशील रहेगा तो आप खुद ही बताइए, एक मुक्त अवस्था में मिलेगा, तो कहिए कि ना भैया, सर्वाधिक रहेगा क्रियाशील तो मुक्त अवस्था में थोड़े नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो नीचे है तो कहिए कि जो नीचे है तो कहिए कम क्रियाशील है, तो अब खुद देख लीजिए, मिला लीजिए, का इसको रटिएगा। तो देखिएगा चांदी की अगर बात करते हैं तो सोना से ऊपरे में है, ठीक है, तो अगर नहीं रहता सोना तब हम लगा सकते थे, ठीक है। सोडियम तो देखिएगा भैया कहाँ पे है, अगर भैया दूसरे नंबर पर है, इसको बाहर में रखिएगा तब भाग जाएगा, समझ गए ना, मुंह कान सब जला देगा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, इसको काट दीजिए। तांबा देखते हैं, तांबा, कॉपर कहाँ गया, यहाँ पे है, और बाकी सब नीचे है, तो का ये होगा, तो ना भैया ये भी नहीं होगा। चांदी ही, चांदी के बाद हमको जब गोल्ड दिया हुआ है तो क्या जरूरत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समझ में आ गया, भेजा में घुस रहा है। चलिए बॉक्साइट की अगर हम बात करते हैं, अयस्क, यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है, ठीक है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं लोहा का कौन कौन सा अयस्क है, ठीक है, हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पे, आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद में आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, मोबाइल में रखिएगा, नहीं तो मोबाइल की दातवे 76 आ जाइएगा, ठीक है ना, कुछ फायदा नहीं होता है वैसे मोबाइल में रखने से, ठीक है। जो आपको बढ़िया लगता है कि हाँ ये हमारे पास नहीं है, या हमको यहाँ पे समझ में नहीं आता है, तो हम उसको नोट डाउन कर लिया, फिर हो सकता है कि रिवीजन करिएगा उसको, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत लबर लबर करते हैं, ठीक है, इन्हें सोने खाई लबर लबर करेंगे, कुछ बुझाएगा तो नहीं, तो क्या कीजिएगा, तो इसीलिए आपको आपको बढ़िया से तरीके से पढ़ना है। जो लबर लबर करते हैं ना उनको बोल करके चुप करवा दीजिएगा कि चुप रहा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसकी बात कर देते हैं, ठीक है। चलिए बॉक्साइट की अगर बात करते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे और भी चीज बताएंगे। पहली बात करते हैं लोहा का, तो लोहा का अयस्क की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा लोहा का अयस्क कौन कौन है, ठीक है। एक होता है सीडेराइट, ठीक है, सीडेराइट होता है, ठीक है, सीडेराइट होता है, हम याद किए हैं पता है कैसे, महल सी, ठीक है। एक होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, और एक होता है क्या, लिमोनाइट, लिमोनाइट, और एक होता है कैल्कोपाइराइट, कैल्कोपाइराइट, और एक क्या होता है, तो कहिए कि आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट। ये सभी के सभी अगर हम बात कर देते हैं तो ये किसका अयस्क है, अरे भैया ये सब ना किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है, समझ में आया, ये सभी के सभी किसका अयस्क है, तो ये सभी के सभी अयस्क है, जो आपका किसका अयस्क है, तो लोहा का। अब देखिएगा लोहा का तो कंप्लीट हो गया। अब हम जस्ता की अगर बात करते हैं, तो जस्ता की अगर बात करते हैं तो इसका जो अयस्क है कैलामाइन है, क्या है, तो कैलामाइन इसका अयस्क है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टीन का, तो टीन का अयस्क की अगर हम बात कर देते हैं तो टीन का अयस्क कौन सा है, कैसीडेराइट है, कौन सा है, तो कहिए कि कैसीडेराइट, टीन का अयस्क कौन सा है, तो कहिए कैसीडेराइट है। एल्युमिनियम की अगर बात कर देते हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं एल्युमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की अगर हम बात कर देते हैं तो एल्यूमिनियम का कौन कौन सा अयस्क है, एक तो हो गया पहला ही नंबर पर आपको क्या हो गया, तो कहिए कि बॉक्साइट हो गया, ठीक है, बॉक्साइट हो गया, ठीक है। अगर बात कर देते हैं नीलम, तो नीलम भी किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है,
ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। अगर हम बात कर देते हैं कोरंडम, तो कोरंडम किसका अयस्क है? तो ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं डायस्पोर की, तो ये किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो समझ में आ गया। तो अब इसका अयस्क कौन था? सॉरी, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट की अगर हम बात कर देते हैं तो किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो कहे कि 2-3 दिसंबर मध्यरात्रि को हुआ था, 1984 में हुआ था। ठीक है। अब उस समय जब हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या हो गया था? आइसोसाइनेट का क्या हो गया था? तो लीक हुआ था, जिसकी वजह से काफी संख्या में लोग क्या किए कर गए थे? मारे गए थे। मिथाइल आइसोसाइनेट कहाँ गया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है। वो कंपनी का नाम की अगर बात कर देते हैं तो लिंक कार्बाइड उस कंपनी का नाम था। क्या? तो लिंक कार्बाइड उस कंपनी का क्या था? नाम था। ठीक है। तो कंपनी कभी कभी पूछ देता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सा गैस निकला था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। डेट तो याद होना चाहिए, फिर उसके बाद में गैस, फिर उसके बाद में कंपनी। ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? अब हम आपको बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं सूर्य की, तो देखिएगा सूर्य में क्या होता है? तो कहे कि नाभिकीय इसमें संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है। अच्छा, ये संलयन क्या होता है भैया? देखिएगा हम बताते हैं नाभिकीय संलयन क्या होता है। ठीक है, संलयन की अगर बात कर देते हैं तो क्या होता है इस पे देखिएगा। जैसे में क्या होता है कि 2 गो हल्के नाभिक होंगे। ठीक है, 2 गो हल्के नाभिक क्या हो जाएंगे? तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, 2 हल्के नाभिक क्या हो करके जुड़कर क्या कर देते हैं कि एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो एक भारी नाभिक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो जो ऊर्जा जो निकलती है द्रव्यमान की जो क्षति के पश्चात, ठीक है, जो ऊर्जा निकलती है काफी मात्रा में होता है ऊर्जा निकलती है। अब इस चीज को समझते हैं। ठीक है, हम इस तरीके को समझते हैं अच्छे तरीके से। 2 गो हल्के नाभिक की हमने चर्चा किया। ठीक है, ठीक है, 2 गो हल्के नाभिक को हमने चर्चा किया। ठीक है, अब ये क्या होता है? कह रहे हैं कि जुड़कर, तो जुड़ दीजिए। तो जुड़ करके क्या बनाता है? तो ये बना देता है, और ये जो होता है फिर इसके बाद में काफी मात्रा में एनर्जी निकलता है। यही आपका नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन है। तो इस तरह के जो रिएक्शन है ना, तो इसको आपको याद होना चाहिए, भेजा में घुसना चाहिए। ठीक है ना, जिस तरह से उनको आप पूछते ना है हर बात याद रहता है ना, उसी तरह से ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज याद रखिएगा। इसका आंसर कौन सा? अच्छा, अगर हम बात कर देते हैं तो इसमें तो पता ही है कि हाइड्रोजन होता है। इसमें तो सिंपल बात है, इसमें तो क्या बताना है, मेन हमें बताना था, ये बताना था। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अब देखिएगा कांच पर हमें लिखना है तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का क्या कर देते हैं हम लोग? इस्तेमाल कर देते हैं। बट यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोफ्लोरिक हमने लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे लिखा हुआ, गलत कर दीजिए। एसिटिक, एसिटिक अम्ल तो यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल तो बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसके लिए हम नाइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है, और भी बहुत सारे अम्ल है उसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आगे क्या बोला गया है कि शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित होती है। तो शुष्क सेल है तो यानी अभी तो हमने चर्चा किया, तो शुष्क सेल बोलिए, बैटरी बोलिए, उसमें कौन सी ऊर्जा मतलब संचित करके रखती है? तो कहे कि रासायनिक ऊर्जा। अब ये रासायनिक ऊर्जा संचित करके रखती है और फिर रासायनिक ऊर्जा से किस में बदल देती है? तो कहे कि विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो सभी को बताना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक था। अब वीडियो कैसा लगा होगा थोड़ा सा जरूर बताइएगा, क्योंकि चैनल छोटा है तो ऐसा न समझिए कि आपको मतलब कि आपको कंटेंट नहीं दिया जा रहा है। आप देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, कैसा लगता होगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगता होगा तो भी बताइएगा, अगर कुछ सुधार करना होगा तो भी बताइएगा। ठीक है, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इच्छा होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, और थोड़ा शेयर वगैरह करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। ठीक है, और बस यही हम कहेंगे लास्ट में कि अपने लक्ष्य की ओर पूरी आक्रामकता के साथ तीव्र गति से आगे बढ़िए। ठीक है, नीति मेरी नियति आपकी। जय हिंद।